तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। और कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। वैलेंसी कितना होता है? 4। मतलब इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। तो इतना याद रखना। कोई पूछता है, ऐसे सवाल आ सकता है तुम लोगों को, कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछते हैं, तो उसके लिए तीसरा याद रखो आप लोग। यहां पे कार्बन का आइसोटोप भी होता है और एलोट्रॉप भी होता है। कार्बन के क्या है? इसका आइसोटोप भी होता है और इसके एलोट्रॉप भी है। आइसोटोप क्या है? जैसे कार्बन 6 और 12 बोलते हो, तो कार्बन 6 का ये 6-13 भी हो सकता है, 6-14 भी हो सकता है, 6-15 भी हो सकता है, 6-16 भी हो सकता है। तो ये सब के सब क्या कहलाता है? आइसोटोप कहलाता है। ये सब के सब क्या कहलाएगा? आइसोटोप। मतलब समस्थानिक। समस्थानिक क्यों कहेंगे इसे? इसे समस्थानिक क्यों कहेंगे? तो याद रखना, क्योंकि एटॉमिक नंबर समान हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। जब कार्बन लिखते हो, कार्बन जब 6 और 12 लिखते हो, तो ये होता है इसका एटॉमिक मास, ऊपर वाला ये है एटॉमिक मास, और नीचे वाला क्या है? एटॉमिक नंबर है ये। तो जिन तत्वों का परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर समान है और जिसका परमाणु द्रव्यमान अर्थात एटॉमिक मास अगर भिन्न है, तो ऐसे तत्वों को हम लोग समस्थानी कहते हैं। क्योंकि एक ही स्थान पे है, 6वें पोजीशन पे सारा के सारा है। एलोट्रॉप क्या होता है? एलोट्रॉप कार्बन का ये भी 3 है। कौन कौन सा है? तो पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरा है फुलरिन। तो याद रखना, डायमंड मतलब हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन तीनों क्या है? एलोट्रॉप हैं, और ये सब के सब क्या है? आइसोटोप हैं। ये सब के सब क्या है? तो ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव होता है। ये सारे के सारे का तो रेडियो एक्टिव होता है। और रेडियो एक्टिव का मतलब हुआ बीटा इमीटर, बीटा रेज से निकलता रहता है। जिनसे बीटा रेज निकलते होता है उसे रेडियो सक्रिय कहते हैं। तो कार्बन 6-14 हो या कार्बन 6-15 हो या कार्बन 6-16 हो, ये तीनों के तीनों क्या रेडियो सक्रिय है। क्योंकि कार्बन 6-12, कार्बन 6-13 ये रेडियो सक्रिय नहीं है। अब एक चीज तुम लोग सुने होंगे, कार्बन 6-14 ये जो दिख रहे हो, इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? कार्बन डेटिंग में करते हैं इसका उपयोग, कार्बन डेटिंग में। और कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन डेटिंग के द्वारा हम लोग जीवाश्मों का आयु ज्ञात करते हैं। इसके द्वारा जीवाश्मों का आयु ज्ञात करते हैं। माने आयु पता करते हैं। जैसे पुराने पुराने कंकाल मिलता है कई सारे जीवों का। अभी एक चाइना में मिला है। अगर कहें कि कठोर कौन है, तो बताओ तो दोनों से कठोर कौन होता है? ये अधिक कठोर होता है। दूसरा, डायमंड को हम लोग बोलते हैं कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ यही है। तीसरा, डायमंड को किस चट्टान से प्राप्त करते हैं? मतलब इसके जो अयस्क है वो क्या है? तो डायमंड को हम लोग किम्बरलाइट स्टोन से प्राप्त करते हैं। याद रखना इसको, किम्बरलाइट स्टोन या पत्थर से प्राप्त करते हैं। अब इस किम्बरलाइट स्टोन का
खान भारत में कहां पे है? मतलब डायमंड का खान भारत में कहां पे है? तो भारत में 2 जगह खान है। पता है लोग, आप लोगों को बताओ, हीरे के खान भारत में कहां पे है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना में और आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में। इसको याद रखना। सबसे ज्यादा डायमंड का जो प्योरेस्ट फॉर्म है, शुद्ध रूप, शुद्धतम रूप है, उसका नाम क्या है? उसी को हम बोलते हैं कुलीन डायमंड। याद रखना, कुलीन जो डायमंड है, ये डायमंड का सर्वाधिक शुद्धतम रूप है। और डायमंड का जो शुद्धता है वो कैसे हम पता करते हैं? तो डायमंड का जो शुद्धता होता है ये एक्सरे से हम पता करते हैं। एक्सरे का उपयोग करके, एक्सरे के उपयोग से हम लोग डायमंड की शुद्धता को पता करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सरे प्रवाह कराओगे डायमंड से और पूरा का पूरा एक्सरे अगर आर पर हो जाता है तो समझ लो कि वो डायमंड सबसे प्योरेस्ट है। अगर एक्सरे पूरा का पूरा पार नहीं होता है, लौट जाता है, इसका मतलब कि डायमंड प्योर नहीं है। तो डायमंड का शुद्धि पता करने के लिए हम लोग एक्सरे से को गुजारते हैं, डायमंड के क्रिस्टल से, और पूरा का पूरा एक्सरे क्या होगा? आर पार हो जाएगा, इतना ट्रांसपेरेंट होगा। और जो सर्वाधिक ट्रांसपेरेंट होगा वो सर्वाधिक बेहतर होगा। तो कुलीनिन जो डायमंड है, ये डायमंड का सर्वाधिक शुद्धतम रूप होता है। अब है डायमंड के विषय में हम कहते हैं कि ये अक्रिय होता है और जहरीला भी होता है। ये आप लोगों को पता होगा। डायमंड क्या होता है? ये इनएक्टिव होता है, ये इनएक्टिव होगा, और ये जहरीला भी होता है, पॉइजनस होता है ये। अब डायमंड में और ग्रेफाइट में डिफरेंस क्या है? अब हीरे और ग्रेफाइट में अंतर क्या है? तो हीरे ग्रेफाइट में याद रखना, कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट और कलरलेस होता है। हीरा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, ये पारदर्शी होता है, और ये कलरलेस होता है। ये क्या है? ये पारदर्शी नहीं होता, ये ओपेक होता है, अपारदर्शी। और ये क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। उष्मा का सुचालक है ये। उष्मा का सुचालक है, उष्मा का सुचालक ये भी है, ऐसे याद रखना। विद्युत का कुछ क्या है? विद्युत का ये भी सुचालक होता है। तो विद्युत और उष्मा दोनों का सुचालक है। जबकि डायमंड क्या होता है? केवल विद्युत का कुचालक होता है, जबकि उष्मा का सुचालक होता है ये। चौथा, इसका शेप कैसा होता है डायमंड का? तो टेट्रागोनल। आकार कैसा होता है? तो टेट्रागोनल। और इसका आकार कैसा होता है? हेक्सागोनल। तो ये अंतर इतना याद रखना आप लोग। अब डायमंड का यूज क्या है? डायमंड का यूज क्या है, उपयोग क्या है? तो पहले इतना लिख लो, आपको फिर मैं बताता हूं कि पारदर्शी कौन है? तो डायमंड। अपारदर्शी कौन है? तो ग्रेफाइट। रंगहीन कौन है? तो डायमंड। ब्लैक कौन है? तो ग्रेफाइट। उष्मा का सुचालक कौन है? तो डायमंड। कुचालक कौन है? तो उष्मा का सुचालक ही होता है ग्रेफाइट भी। विद्युत का कुचालक कौन है? डायमंड। सुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट। टेट्रागोनल कौन है? तो डायमंड। हेक्सागोनल कौन है? तो ग्रेफाइट। अब देखो डायमंड का यूज क्या है, डायमंड का उपयोग चट्टानों में छेद करने में। शीशा को काटने में,
टंगस्टन जो फिलामेंट होता है ना, उसको बनाने में, बल्ब में फिलामेंट किसका लगा होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन फिलामेंट को बनाने में ठीक है। डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं आंखों का, डॉक्टरों किया जाने वाले आंखों का सर्जरी, जैसे इसमें इसका इस्तेमाल करता है। तो डायमंड के इसके बाद हो गया भाई, जेवर के रूप में लोग पहनते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। जहां तक बात रही ग्रेफाइट का उपयोग का, तो देखते हैं ग्रेफाइट का क्या उपयोग है। तो ग्रेफाइट का जो उपयोग है उसको भी याद रखना आप लोग। पहला होता है स्नेहक के रूप में, मतलब लुब्रिकेंट के तौर पर। लुब्रिकेंट का मतलब वो स्नेहक के रूप में। दूसरा होता है इलेक्ट्रोड के रूप में, जो भी बैटरी वगैरह होता है ना, जो डेनियल सेल वगैरह है, जो टॉर्च में बैटरी लगाते हो, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड बनाते हैं ना, ब्लैक कलर का ऐसे एक रॉड सा होता है दो, और यहां पे देखोगे जो बैटरी का बना होता है ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये जो ब्लैक कलर का मैं बना दे रहा हूं, ये है इलेक्ट्रोड। तो एक ही बल्ब में थोड़ा प्लस माइनस रहता है ना, तो ये इलेक्ट्रोड बनाने में। ऐसे तीसरा यहां पे इस्तेमाल करते हैं मॉडरेटर के तौर पर, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में, मंदक या मॉडरेटर के रूप में। तो ये कहां पे? परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, परमाणु भट्टी में करते हैं हम लोग। अब जो ग्रेफाइट है, इसके अलावा और क्या? जैसे मान लो कह सकते हो कि पेंसिल में करते हो, तो पेंसिल भी लिख सकते हो यहां पे, है ना। तो लिख सकते हो यहां पे पेंसिल में करते हम लोग हैं, तो ये भी लिख सकते हो। ग्रेफाइट को हम लोग डायमंड में बदल सकते हैं। एक बात याद रखना, ग्रेफाइट कैन बी चेंज इनटू डायमंड। ग्रेफाइट से हम लोग डायमंड बना सकते हैं, पर वो जो डायमंड होगा वो होगा कृत्रिम डायमंड होगा, जिसका उद्योग वगैरह में यूज करेंगे। तो यहां पे याद रखना एक चीज क्या है कि ग्राफीन का नाम सुना होगा। ग्राफीन, ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन को हम लोग बेसिकली प्राप्त करते हैं ग्रेफाइट से। ग्राफीन का खोजकर्ता कौन है? तो यह है एंड्रे जीम एंड कॉन्स्टेंटीन। इसने 2004 में खोज किया था, मतलब तो इसको प्राप्त किया था। इसके लिए इसे 2010 में नोबेल प्राइज दिया गया। 2010 में नोबेल प्राइज एनपी, ये नोबेल प्राइज के लिए है, तो ये दिया गया था। ग्रेफाइट को प्राप्त किया जाता है, इसे प्राप्त करते हैं ग्राफीन को हम लोग प्राप्त करते हैं ग्रेफाइट से। कैसे? जैसे मान लो ये 1 मिलीमीटर मोटा ये ग्रेफाइट है, ये है ग्रेफाइट जो तुम्हारे पेंसिल में लगा हुआ है। क्या निकला? 10 एम
MP। नोबेल प्राइज। अब इस ग्रेफाइट एक को, अगर इसको हम लोग क्या करें, 30 लाखवें इकाई पे लिया, इसको 30 लाखवें इकाई पे, तो अब यहां पे हमें एक परमाणु मोटा ये हमें जो मिल रहा है, ये क्या है? ये है ग्राफीन। और ये क्या है? ग्रेफाइट। मतलब इस 1 मिलीमीटर मोटे ग्रेफाइट को, ठीक है, 30 लाख में इकाई पे लाओगे, मतलब 30 लाख गुना छोटा करोगे, तो हमें प्राप्त होता है ग्राफीन। और यही किया था एंड्रेजीम और कॉन्स्टेंटीन ने। और इस ग्राफीन के कारण क्या क्या संभव हो पाया? ये इस ग्राफीन ने न सिर्फ नैनो तकनीक के क्षेत्र में, बल्कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाया। और वो क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था? वो था, इसके कारण क्या क्या संभव हो पाया है? इसके कारण संभव हो पाया एलसीडी। याद रखना सब लोग, इसके कारण संभव हो पाया है एलसीडी। मतलब इसका यूज क्या है? तो ग्राफीन का जो इस्तेमाल करते हम लोग हैं, वो करते हैं उपयोग इसका पहला हो गया एलसीडी में, दूसरा हो गया एलईडी में, तीसरा हो जाएगा यहां पे टच स्क्रीन में। टच स्क्रीन जो बनता है मोबाइल वगैरह का, तो ये संभव ग्राफीन से कई सारे हम काम को संभव कर पाए हैं। नहीं तो आज टच स्क्रीन का विकास नहीं हो पाता, आज एलईडी पैनल का विकास नहीं हो पाता, आज एलसीडी पैनल का विकास संभव हो पाया है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी थे, जो बड़े बड़े भारी वजनी मोटे थे, आज उसे हम छोटा पतला हल्का मजबूत कर पाए हैं। क्योंकि जब ग्रेफाइट को ग्राफीन के स्तर पर लाते हो तो उसका मजबूती कई गुना बढ़ जाता है, विद्युत चालकता कई गुना बढ़ जाता है, उष्माधारिता कई गुना बढ़ जाता है। ग्राफाइट क्या होता है? ये अपारदर्शी है। ग्राफीन क्या होता है? 98.5% पारदर्शी हो जाता है। और ग्राफीन के इन्हीं गुणों के कारण इसका उपयोग न सिर्फ एलसीडी एलईडी टच स्क्रीन में करते हैं, बल्कि इसका उपयोग हम लोग कई तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में भी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक का जो सर्किट होता है, जो कॉपर के वायर का बना हुआ है, उसके तुलना में ये कम से कम 6 गुना अधिक रफ्तार से विद्युत को ले जाने का काम करेगा, वहन करने का काम करेगा, संवहन करने का काम करेगा। तो विद्युत का सबसे बेहतर प्रवाह कहां होता है? तो ग्राफीन में होगा। और आज इसी कारण टच स्क्रीन इसलिए संभव पाया है क्योंकि ये बहुत फास्ट कंडक्ट करता है। ये तो पूछेगा इसका उपयोग और क्या कर सकते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी में एक, दूसरा इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करने में, तीसरा कार्बन नैनो ट्यूब बनाने में, चौथा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाने में, तो ये सारे उपयोग याद रखना आप लोग। और इसके बने हुए कोई भी चीज क्या होगा? अधिक मजबूत होगा, मजबूत ज्यादा होगा, विद्युत का प्रवाह बेहतर करेगा,
चांदी की तुलना में 6 गुना अधिक रफ्तार से करेगा। और समान व्यास के स्टील या लोहे के तार की तुलना में 100 गुना अधिक मजबूत होगा। तो याद रखना, ये मतलब 10 से 100 गुना, से मैं लिख दे रहा हूं, 10 से 100 गुना अधिक मजबूत होगा। अब कार्बन का तीसरा उप नाम है फुलरीन। फुलरीन, और याद रखना फुलरीन का जो खोज क्या कहते हैं, ये कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है, ये कार्बन का शुद्धतम रूप है। और इसको याद रखना, ये जो बना होता है, ये एक फुलरीन है, इसका ये फुटबॉल आकार का होता है। ये फुटबॉल आकार का होता है ये, और इसमें 60 कार्बन का बना होता है। ये इसमें 60 कार्बन से बना हुआ होता है। और इस फुलरीन का जो उपयोग हम लोग करते हैं, इसका जो खोज किया था, वो किया था बकमिस्टर फुलर ने। खोजकर्ता कौन है इसका? तो याद रखना बकमिस्टर फुलर है ये, बकमिस्टर फुलर। और इसका उपयोग क्या है फुलरीन का? इसका उपयोग क्या है? तो पहला उपयोग इसका ये है कि, ठीक है ना, बॉल बियरिंग में करते हैं हम लोग, हैं बॉल बियरिंग में। दूसरा हम लोग जो करते हैं, हम लोग मेडिसिन में करते हैं। अब नेक्स्ट बता रहा हूं, कंपाउंड ऑफ कार्बन। अब यहां पे देखो, एक सुना होगा आप लोगों ने, कई सारे होते इसमें है। पहला सुना होगा काजल के विषय में। काजल होता है एक, ये भी कार्बन का बना हुआ है। चारकोल है, ये भी कार्बन का बना हुआ है। और कोयला है। तो काजल को हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्प ब्लैक बोलते हैं, लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक। कई लोग दिया से भी, जो दिया होता है डिबिया, तो डिबिया को जला करके और ऊपर में कुछ लोहा का रख दो, नीचे डिबिया जलाओ, तो इसमें जो धुआं जो जाता है तो इसमें चिपक जाता है काजल की तरह, और उसी को लोग काजल के तौर में इस्तेमाल करते हैं। इसमें 95% कार्बन होता है। चारकोल में कई सारे हैं, इसमें एक वुड चारकोल भी, एक बोन चारकोल भी है। इसमें है वुड चारकोल, एक है बोन चारकोल। तो जो वुड चारकोल है, उसमें क्या करते हैं, वुड को हम लोग गर्म करते हैं हवा की अनुपस्थिति में, हवा गर्म करके और हम प्राप्त करते हैं। और इसका उपयोग हम लोग करते हैं एक्सप्लोसिव के तौर पर, एक्सप्लोसिव के तौर पर, और कीटनाशक में, इंसेक्टिसाइड्स में। और बोन चारकोल हम लोग बोन से तैयार करते हैं, और इसका उपयोग करते हैं डाई करने में, रंगने में।
जहां तक बात रहा कोयला का, तो कोयला में आप लोग यहां पे याद रखना है, कोयला का कई सारा रूप होता है। कोयला का कई सारा रूप होता है। सबसे पहला यहां पे है पीट, एक है पीट। दूसरा यहां पे है लिग्नाइट। तीसरा यहां पे है बिटुमिनस। और चौथा यहां पे है एंथ्रेसाइट। अब इसमें तुमसे पूछेगा किसमें कार्बन का कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आप एक सीरीज में याद रखना कि 50 से 60% यहां पे है, 60 से 70% यहां पे है, 75 से 85% यहां पे है, और 85% या ऐसे कह सकते हो इसको उससे ऊपर, या 95 कह सकते हो, मतलब 85% ऊपर भी कह सकते हो, या इसको आप लोग 95 से 98% कह सकते हो। 95% ये होता है एंथ्रेसाइट में। तो कार्बन कितना पाया जाता है, ये तो ये है, इसमें कार्बन इतना पाया जाता है। पीट में सबसे कम कार्बन है और एंथ्रेसाइट में सबसे ज्यादा कार्बन है। तो कोयला का सबसे शुद्धतम रूप क्या है, एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है, इस कोयले का ही उपयोग हम लोग कोल गैस तैयार करने में या सिंथेटिक पेट्रोल प्राप्त करने में करते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं सबसे ज्यादा कोल गैस तैयार करने में, या संश्लेषित जो पेट्रोल है उसको तैयार करने में, इवन ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं। बिटुमिनस का उपयोग हम लोग जो घरों में होने वाले जो कोयले होते हैं उन कोयले में करते हैं। लिग्नाइट क्या है, ये सबसे और जो पीट है सबसे सस्ते क्वालिटी का कोयला होता है, और इसका भी इस्तेमाल हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, पर ज्यादातर हम लोग बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट का ही उपयोग करना हम बेहतर समझते हैं। तो अब इसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड्स क्या क्या होता है। तो कार्बन के ऑक्साइड्स भी क्या होते हैं, 3 ऑक्साइड्स हैं। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा ऑक्साइड तो नहीं है पर कार्बोनेट रूप है, तो मैं लिख देता हूं। तीसरा हो गया कार्बोनिक एसिड है ये, H2CO3। अब पूछता है कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, इससे क्या पढ़ेंगे हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हो गया कार्बोनिक एसिड। एक मिनट तुम लोग होल्ड करो। अनिकेत, 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 अच्छा चार्जर भेजना। चलो इतना लिख लिया सब लोगों ने, इतना सब लोगों ने लिख लिया। ठंडा बढ़ गया आज।
तो आगे यहां देखते हम लोग हैं मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनिक एसिड। अब यहां पे क्या है याद रखना, पूछ सकता है सवाल ये कि अगर कार्बन का अपूर्ण दहन पे कौन पैदा होता है, पूर्ण दहन पे कौन पैदा होता है। तो ये क्या है, कार्बन का अगर अपूर्ण दहन होगा, ये होता है अपूर्ण दहन पे पैदा होता है, माने सही से अगर नहीं जला है तो ये पैदा होगा। और ये क्या होता है, पूर्ण दहन पे होता है, सही से ईंधन कोई जला है तो मान लो ये होगा। चाहे आप पेट्रोले है चाहे डीजले है, तो अगर डीजल का सही से पूरा अगर नहीं दहन होता है तो ये होगा CO पैदा, और पूरा दहन होता है तो CO2 पैदा होगा। अब मैंने कहा कि अगर यही कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मिल जाता है H2 के साथ तो ये बनाएगा वाटर गैस, और अगर ये मिलता है CON2 के साथ तब यही बनाता है प्रोड्यूसर गैस। और अगर यही मिलता है अल्ट्रावायलेट के साथ, UV रे के साथ, तब ये बनाता है फॉस्जीन गैस, मतलब COCl2। ये क्या है, फॉस्जीन गैस है ये। और अगर याद रखना ये CO ही हमारे हीमोग्लोबिन के साथ ये जुड़ जाता है, और इसी के कारण क्या होता है ना, स्लिप डेथ होता है। ये कॉज करता है स्लिप डेथ को, क्योंकि CO का जो लगाव होता है हीमोग्लोबिन के प्रति CO2 की तुलना में कई गुना अधिक होता है। इन चारों बातों को याद रखना। CO अगर H2 के साथ जुड़ेगा तो वाटर गैस बनेगा, N2 के साथ जुड़ेगा तो प्रोड्यूसर गैस बनेगा, अल्ट्रावायलेट रेज के साथ जुड़ेगा तो फॉस्जीन गैस बनेगा, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा तो स्लिप डेथ होगा। और वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस दोनों का उपयोग हम लोग करते हैं फ्यूल के तौर पर, ईंधन के रूप में। फॉस्जीन का एक जहरीला गैस है। और स्लीप डेथ क्या होता है, जैसे अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, तो ठंड के मौसम में अपने कमरे में आप कोयला वोयला जला के, कई लोग लकड़ी जला के सोते हैं, और मान लो आग जला के सोते हैं कुछ भी, तो धीमे धीमे क्या होगा, उस कमरे से ऑक्सीजन गायब हो जाएगा। और कमरा अगर पूरा नट बोल्ट टाइट है, एकदम टाइट पैक है, कहीं से हवा नहीं आ रहा है, तो जैसे जैसे उसमें ऑक्सीजन कम होगा आपको नींद आना शुरू हो जाएगा, और धीमे धीमे क्या होगा, आप सो जाओगे। अगर वो रात भर जलते रहा बंद कमरे में तो आप तो सो गए। तो जैसे जैसे बॉडी में क्या होगा, CO का मात्रा बढ़ेगा, आपको नींद में क्या होगा, गहरापन आता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके कमरे में जो O2 है वो रहा नहीं बिल्कुल, और CO का अधिकता के कारण आप अस्थायी स्लीप में, हमेशा के निद्रा में जा सकते हो, और डेथ हो जाएगा इसमें। इसलिए इसको बोलते स्लीप डेथ, कि धीमे धीमे व्यक्तियों का क्या है, नींद आया, और नींद के बाद वो धीमे धीमे परमानेंट नींद में प्रवेश कर जाता है वो। अब मान लो कोई तुमको ऐसा लोग मिले जो बेहोश है, और आप उस कमरे में आग देखो, तो उसे करना क्या चाहिए, उसके मुंह को खोलो और उसके मुंह में आप सांस भर के छोड़ो, क्योंकि आप जो सांस खुद लोगे या उसके मुंह में डालोगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि उसको राहत मिल जाए, और नहीं तो ऐसे लोग, जोड़ा व्यक्ति, कोई भी जो कार में बैठा हुआ देखिए, कार की शीशा बंद हो, बेहोश पड़ा हुआ हो, तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। हो सकता है उसके ब्लड में CO घुल गया है और जो स्लीप डेथ की तरफ प्रवेश कर रहा है, तो उसके इलाज के लिए। ठीक वैसे ही CO2 का इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, तो मैंने कहा जो CO2 है इसका जो इस्तेमाल होता है, सबसे पहला तो आप लोग जानते हो CO2 क्या मेजर ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस। दूसरा, अगर CO2, ठीक है, अगर इसका ड्राई रूप हो, मतलब ड्राई CO2 को हम लोग
जो ड्राई CO2 है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई CO2 कह लो या सॉलिड CO2 कह सकते हो, सॉलिड CO2, ठोस CO2 को, इसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। और ड्राई आइस का उपयोग किया जाता है आइसक्रीम में, आइसक्रीम में। ऐसे ही अगर ये गैस CO2 है, गैस CO2 हमारे गैसीय रूप में है ये, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक में, कार्बोनेटेड ड्रिंक में, जैसे कोका कोला में। वैसे ही गैस CO2 का हम लोग और जो इस्तेमाल करते हैं, इसका और उपयोग क्या है इसका, तो अग्निशमन में, अग्निशमन में करते हैं इसका है। वैसे ही इसका और उपयोग क्या होता है, यूरिया बनाने में, इवन स्टील बनाने में भी करते हैं। तो ये सारे क्या है, CO2 का यूज है। इतना बात याद रखना कि चाहे वो गैस रूप में हो तो ये तीनों उपयोग हो गया, सॉलिड रूप में हो तो इसका आइसक्रीम में करेंगे, जबकि ग्रीन CO2 क्या है, एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है। तो ये सवाल भी यूपीएससी में आया हुआ सवाल है, ये सवाल भी आया हुआ सवाल है, और कार्बोनेटेड ड्रिंक वाला भी सवाल जो है ये भी आया हुआ है। तो कई सारे एग्जाम में भी अलग अलग एग्जाम होते हैं, तो वहां पे तो इन बातों को याद रखना है। अब तीसरा है H2CO3, H2CO3, इसको बोलते हैं बाई कार्बोनिक एसिड। और ये बनता कैसे है, ये जब CO2 H2O के साथ मिल जाता है तो ये बनता है, ये CO2 जब H2O के साथ मिल जाता है तो ये बन जाता है ये। इसके बाद बता दिया आपने, बस यहीं से स्टार्ट है। थोड़ा सा इससे पहले एक और ये हुआ था क्लास एक स्क्रीन पे, तो उस वाले को नोट कर लेना, मैंने 10 मिनट की क्लास हुआ होगा।